जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है यानी थोरेसिक कैविटी ये बाहर की तरफ क्यों आती है और हमारे ब्रीथिंग के अंदर इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों है। हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। इन्हीं बातों को हम आगे जाके लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज जो है हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है, तो उसको हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं इसका मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, इसे हम कहते हैं फिजिकल मूवमेंट यानी ब्रीथिंग हम इसे कहते हैं। ये जो ब्रीथिंग है ये दो पेजेस पर मुश्तमिल है, एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? तो इनहेलेशन मीन द इनटेक ऑफ एयर, ठीक है। इनहेलेशन मीन द इनटेक ऑफ एयर यानी एयर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर ले आना, इसे हम कहते हैं इनहेलेशन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैकेनिज्म। इस इनहेलेशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। तो क्या होता है जब हम हवा को इनहेल करते हैं, सबसे पहले जो रिब्स मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स जो है वो राइज हो जाते हैं यानी बाहर की तरफ आ जाते हैं, ओके। और जो डायफ्राम होता है ये डोम शेप होता है, तो ये लेस डोम शेप हो जाता है और लोअर हो जाता है यानी नीचे चला जाता है। रिब्स मसल क्या होते हैं? तो इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे रिब्स हो गए, ठीक है, ये हमारे रिब्स हो गए। और रिब्स, ये एक रिब है, ये दूसरा रिब है, ये तीसरा रिब है। इन दोनों के इन तीनों के बीच जो मसल जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे इंटरकोस्टल मसल या रिब्स मसल, तो इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम आपके बुक में लिखा है रिब्स मसल। तो ये हो गया इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होता है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, एक ये फिनोमेना होता है, और दूसरा ये है हमारा डायफ्राम, ठीक है, ये है हमारा डायफ्राम। तो ये इस तरह नॉर्मल ये इस तरह ऊपर होता है, डोम शेप होता है, लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये लेस डोम शेप होता है, तो ये इस तरह होता है, फिर इस तरह हो जाता है यानी प्लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो बढ़ जाता है, एक ये हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा प्रेशर होता है लंग्स पर, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। किस तरह कम हो जाता है? पहले जो हमारे रिब्स थे वो हमारे लंग्स के साथ बिल्कुल फिक्स्ड थे, लेकिन हमने जब ये मोमेंट हो गए, ये जो रिब मसल या इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो गए और डायफ्राम नीचे चला गया, तो हमारे रिब्स के बीच और हमारे जो लंग्स है उसके बीच स्पेस बन गया। तो यहाँ पर ईरा जो है वो बढ़ जाता है और हमारे जो लंग्स है उस पर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? इज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर। तो इस प्रेशर डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट हमारे लंग्स तक चला जाएगा। तो ये था इनहेलेशन का प्रोसेस। जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है एक्सहेलेशन। लेकिन एक्सहेलेशन से पहले क्या होता है, जो हवा हम इनहेल कर चुके हैं उसमें ऑक्सीजन था, वो चला जाता है हमारे लंग्स तक, लंग्स से अल्विलाई, और अल्विलाई से फिर क्या होता है कि अल्विलाई के सरफेस पर जो ब्लड वेसल होते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है अल्विलाई के अंदर यानी लंग्स से अंदर, और जो लंग्स तक ऑक्सीजन चला गया था उधर से हमारे ब्लड वेसल की तरफ चला जाता है। तो नेक्स्ट जो पेज है वो अब एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन मीन टेकिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होगा, ये फिनोमेना, इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल इनहेलेशन के बिल्कुल अपोजिट है। उधर जो हमारे रिब्स मसल और डायफ्राम थे वो कंट्रैक्ट हो गए थे, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब ये रिब्स मसल
रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे रिब्स है वो वापस नीचे नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक रिब्स उसके दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल, फिर रिब इंटरकोस्टल मसल, तो यह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जब ये रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ये जो हमारे रिब्स है ये वापस नीचे चले जाएंगे, और ये जो डायफ्राम है ये राइज हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर प्लेट हो गया था, यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर स्पेस वापस कम हो जाएगा। तो जब स्पेस कम हो जाएगा तो हमारे जो लंग्स है उस पर प्रेशर आ जाएगा और हम हवा को एक्सेल कर पाएंगे। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो कम हो जाती है, जो कि अभी मैंने कहा, क्योंकि डायफ्राम जो है ये ऊपर चला जाएगा तो उसकी वजह से स्पेस कम हो जाएगा, और जो हमारे लंग्स है उस पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हम जो है ये हवा एक्सेल कर पाएंगे। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है यानी चेस्ट कैविटी है ये बाहर की तरफ क्यों आती है, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। इसे हमने कवर किया इनहेलेशन में, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए और हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाए और हवा फिर अंदर चली जाए। तो ये उसका आंसर हो गया। फिर दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, तो इसका फंक्शन है ताकि जब ये ऊपर चला जाएगा फिर से वापस, तो हम जो हवा हम इनहेल कर चुके हैं ताकि वो वापस आ जाए। ये सिर्फ हवा नहीं होती, याद रखिए, इसमें हम गैस एक्सचेंज के लिए हम ये पूरा मैकेनिज्म करते हैं। तो जब ये नहीं होगा, जब डायफ्राम अपना मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मसला आएगा और फिर जो हमारा होमियोस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।